बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम फेडरल मिनिस्टर फॉर लॉ एंड जस्टिस डॉक्टर फ़रोग़ नसीम साहब, चेयरमैन काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी क़िबला हयात साहब, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी ऑफ लॉ एंड जस्टिस मलिका बुखारी साहिबा और मुहतसिबीन जो यहाँ पर मौजूद हैं, वुमेन ऑम्बुड्समैन, डिप्लोमेट्स, डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम। मैंने ये आते ही ये बात कंफर्म की कि जो भी गुफ्तगू होगी उसका अंग्रेज़ी में तर्जुमा हमारे दोस्तों तक पहुंच रहा होगा, क्योंकि मुझे हमेशा ये परेशानी होती थी कि कुछ इंग्लिश में कहूँ, कुछ उर्दू में कहूँ, तो वो मजबूरन हमारी आदतें कुछ ऐसी बन गई हैं कि मिक्स हो ही जाता है। मगर ये आसानी इन प्रोग्रामों के ज़रिए ये कि अगर टेलीविज़न इसको कवर कर ले तो हमारी बात जो है अवामुन्नास तक पहुँचेगी। ख़वास तक ये बात पहुँचाना तो अपने आप ही ज़रूरी है, मगर अवामुन्नास तक पहुँचाना बेइंतहा ज़रूरी। ये जो ख़वातीन की जेंडर इक्वालिटी या बराबरी मर्द व ख़वातीन के हवाले से जो कोशिशें पाकिस्तान अब कर रहा है, जिसके मुतालिक कायदे आज़म ने बहुत पहले से कहना शुरू किया कि अगर अपनी ख़वातीन को कोई कौम अपने साथ नहीं चलाएगी तो वो कौम तरक्की नहीं कर सकती जिस अंदाज से उसको तरक्की करना चाहिए। तो ये जस्तुजू हमारी 70 साल से है, मगर हम पीछे क्यों गए? यानी मैं जो मलिका ने भी और फ़रोग़ नसीम साहब ने भी जो गुफ्तगू रखी वो ये कि इस्लाम ने तो 1400 साल पहले इस बात का तयन कर दिया था उस माशरे में, उस ज़माने में जब औरत का मुकाम कम होता था, औरतों को दफनाया जाता था, उस ज़माने में तयन कर दिया। और अभी इस बात का भी ज़िक्र हुआ कि मग़रिब में शायद ये 19वीं या 20वीं सदी के अंदर ये मामला शुरू हुआ, तो मुसलमानों ने पहले कर दिया। मगर तो मसाइल कहाँ पर जन्म पाए? मेरा ख़्याल है जैसे जैसे इस्लाम फैला, जिन जिन जगहों पर पहुँचा तो वहाँ की रसूमात और वहाँ के मज़ाहिब के साथ कहीं कॉन्फ्लिक्ट हुआ, कहीं अपना लिए गए। तो इस ख़ित्ते के अंदर जो रसूमात थे उसके अंदर कास्ट सिस्टम था, उसके अंदर औरत का मुकाम ऐसा था कि अगर मर्द फौत हो जाए तो औरत उसके साथ सत्ती पे भी चढ़ जाती थी और उसको यानी कमज़ोर विरासत के अंदर भी उसका हिस्सा नहीं होता था। हमारे कल्चर ने उसको अडॉप्ट किया, मज़हब ने नहीं। मज़हब तो कर ही नहीं सकता, मज़हब तो लाजवाल है, हमेशा कभी बदलेगा नहीं। तो बुनियाद हर माशरे की मज़हब से शुरू होती है, मज़हब के साथ फिर कल्चर आता है या माशरा। तो हमारा इतना अहम सतून जब हमारे पास मौजूद है और जब आप किसी चीज़ को पकड़ने जाते हैं तो आप ये देखते हैं कि इसके कौन कौन से सतून से फ़ायदा उठाया जा सकता है। तो मज़हब का इतना स्ट्रॉन्ग सतून कि पाकिस्तान के आइन के अंदर हमेशा ये बात मौजूद थी कि और विरासत के हवाले से मुसलमानों के यहाँ हमेशा जब फ़ैसले होते तो शरीयत की बुनियाद पर होते थे। थोड़ा बहुत फ़र्क होगा फ़ुक़हा के दरमियान या शियाओं के दरमियान और सुन्नियों के दरमियान, बड़ा मामूली सा फ़र्क है इंटरप्रिटेशन का, मगर हमेशा विरासत उसी अंदाज से हैंडल हुई। अच्छा, अब जब कल्चर दूसरे कल्चर और रिवाज आ गया, रिवाज के एक नाम दे दिया गया कि जी हमारी ट्रेडिशंस ये हैं, वो कॉन्फ्लिक्ट आया और उसके अंदर ये कैफियत हुई कि लोगों ने अक्सरियत में, बाज़ जगहों पर वाज़ेह अक्सरियत में, बाज़ जगहों पर 90% अक्सरियत के साथ मर्दों ने औरतों को विरासत नहीं दी। और बहाना क्या किया? बहाना ये किया कि शादी में दे दिया था पैसा, बहाना ये किया कि कैश दे दिया, बहाना ये किया कि किसी न किसी अंदाज से शादी में ख़र्च हुआ वो एडजस्ट हो जाए वगैरह वगैरह। बलूचिस्तान हाई कोर्ट का बेहतरीन फ़ैसला है, लिहाजा मैंने अभी फ़रोग़ नसीम साहब से बैठे बैठे पूछा कि बलूचिस्तान की क्या कैफियत है, तो वहाँ इस क़ानून का अभी वो वुमेन प्रोटेक्शन राइट्स एक्ट का इनेकाद नहीं हुआ, मगर मैं आप सब से वादा करता हूँ कि इंशाअल्लाह मैं चीफ़ मिनिस्टर साहब से बात कर और एक आसान तरीक़ा जिसके अंदर वही कानून रेजोल्यूशन के तहत एक्सेप्ट हो जाता है, उस आसान तरीक़े के तहत बलूचिस्तान के अंदर भी इसको एक्सेप्ट कर लिया जाए। तो मज़हब हमें वो सुतून फराहम करता है जिसकी बुनियाद पर हम बड़े खुले और बड़े मज़े से सारे माशरे के अंदर ये बात कर सकते हैं। इसमें मैं बहुत सारी चीज़ों के अंदर मैं महसूस करता हूँ कि मस्जिद और मिंबर से जो आवाज़ जाती है इस्लाह की, वो
बड़ी ताकतवर है, वो कोई सेकुलर अंदाज से या किसी और तरीके से वो बात नहीं पहुंचती, वो पुलिस के ज़रिए नहीं पहुंचती, वो मस्जिद और मिंबर के ज़रिए हमने बहुत सारी कामों के अंदर एक कोऑपरेशन हासिल किया है जो बेहतरीन कोऑपरेशन है। उनकी ख्वाहिश भी यही है, यानी ये वो कैफियत नहीं है कि हम कह रहे हैं तो आप करें, ये वो कैफियत है जिसके अंदर कुरान और सुन्नत के हवाले से वो ख़ुद भी इतने ही बेचैन है। इस बात का ज़रूर ज़िक्र होता है कि सूरह निसा के अंदर क्या ज़िक्र है। मैं इसके अंदर एक बात और बढ़ा दूँ कि इस सूरह के आखिर में अल्लाह ताला फरमाता है, और बड़ी सख्त बात फरमाता है, अल्लाह फरमाता है कि और जो लोग इन चीज़ों पर अमल नहीं करेंगे वो हमेशा जहन्नुम में रहेंगे। अच्छा, ये डिस्क्रिप्शन किसी और चीज़ में नहीं है, ये कत्ल के ऊपर नहीं है, कत्ल के अंदर भी माफ़ी का इम्कान है। ये डिस्क्रिप्शन इस चीज़ पर है कि विरासत का जो ख्याल न रखें और जायदाद पर कब्ज़ा किए रखें। अच्छा, ये बड़ी अहम चीज़ हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में भी इतनी रही कि जो कोई किसी को ओ करता है, मकरूज़ होता है, तो ये कर्ज़ा उतारो। ही वॉज सो पर्टिकुलर ऑन दैट कि वो नमाज जनाजा नहीं पढ़ाते थे जब तक ये बात तय ना हो जाए कि कोई वारिस कोई चीज़ इस मकरूज़ है तो कौन इसका कर्ज़ा उतारेगा, क्योंकि माशरे में मईशत के अंदर मईशत चलती इस बुनियाद पर है कि लोगों को ट्रांजैक्शन में ये यकीन हो कि जो मैंने पैसा दिया है वो मुझे मिल जाएगा, उसका मुनाफा मिल जाएगा, जो विरासत है वो लोगों को हकदार तक पहुँचे। अच्छा जी, अब एम्पावरमेंट का हम जिक्र करते हैं और बड़ा फैशनेबल सा लफ्ज़ है, मगर ये एम्पावरमेंट औरत की अगर सिर्फ लफाजी ही करते हैं कि जी एम्पावर है, हम इज़्ज़त करते हैं, ये करते हैं, असल एम्पावरमेंट फाइनेंशियल एम्पावरमेंट है। बग़ैर माशी तौर पर उसको एम्पावर किए हुए सब बातें जो हैं वो सतही हो जाती हैं। अच्छा, माशी एम्पावरमेंट के अंदर पहला एम्पावरमेंट, मैं अपनी ज़िंदगी को जानता हूँ, आप लोग अपनी ज़िंदगियों को जानते हैं कि पहला एम्पावरमेंट ये होता है कि जो माँ बाप का विरसा है वो मिल जाए, लड़कों के लिए भी, मर्दों के लिए भी, औरतों के लिए भी। एम्पावरमेंट तो यही है, माँ बाप अच्छी परवरिश करते हैं, अच्छी तालीम देते हैं, और जो कमाया होता है उसका विरसा जो कुछ ऊपर से लिया होता है माजी से उन्होंने अपने आबा अजदाद से, और कुछ उन्होंने कमाकर उसमें डाला हो, तो वो एम्पावर करती है औलाद को वो बात। तो वो एम्पावरमेंट बग़ैर मईशत के नहीं होगा, बग़ैर फाइनेंशियल एम्पावरमेंट के नहीं होगा, फाइनेंशियल इंक्लूजन के बग़ैर नहीं होगा। अच्छा जी, इसके बाद मैं उन पिलर्स की बात करना चाहता हूँ जिसके ऊपर ये डिपेंडेंट है। माशरे के अक़दार को बदलना पड़ेगा, लिहाजा हम उलमा और मशाइख से भी बात कर ही रहे हैं, उनका फोकस इस तरफ और करवाना चाहते हैं कि इसके ऊपर अपने वाज में अपनी जो प्रैक्टिसेस हैं, देखो महल्ले के अंदर कुछ प्रैक्टिसेस भी होती हैं जो वाज से हट कर हैं। बहुत सारे लोग मशवरा करने के लिए पेश इमाम के पास आते हैं, बहुत सारी चीज़ों में मैं वाकिफ़ हूँ, मेरी मस्जिद में भी ये कैफियत जारी रहती है। वो मौका है जहाँ पर इस बात को इम्प्लीमेंट किया जाए। अल्लाह ताला की बड़ी सख्त सज़ा है, उलमा के लिए यही बात बहुत काफ़ी है कि इसको इम्प्लीमेंट करना। तीसरी बात फिर मैं ये समझता हूँ कि कानून का होना, यानी जो आप कोशिश कर रहे हैं फ़रोग़ नसीम साहब, पाकिस्तान के आइन ने उसको डिस्क्राइब कर दिया, वो विज़न दे दिया, वो सुतून बना दिया आपके लिए, मगर उसके रूल्स अब आप बनाएंगे जो आप बना रहे हैं, जो कानून आप कर रहे हैं, जो एम्पावर कर रहे हैं ऑम्बुड्समैन को भी, जो आपने नादरा के ज़रिए किया, ये वो कानून है कि आसानियाँ पैदा करें। ये सिस्टम चलेगा कैसे। और अभी भी मैं आपको एक चीज़ इम्प्लीमेंटेशन के बाद, कोई कानून जो इम्प्लीमेंट नहीं होता माशरे के अंदर, उसकी कोई अहमियत नहीं है। और आज तक हम और आप वाकिफ़ हैं कि सिर्फ सक्सेशन सर्टिफिकेट लेने में कितने मसाइल थे, तो लिहाजा कानून तो बेकार था ना। जो 15 साल में सर्टिफिकेट दे तो कितना बेकार कानून होगा। कानून अच्छा, इम्प्लीमेंटेशन नहीं। इसी तरह से विरासत के हवाले से जनाब नादरा अब सर्टिफिकेट देने लगा, देगा फ़ौरन के फ़ौरन, और अगर विरासत के एतबार से कोर्ट्स 15-20 साल लगा दें तो वो हक़ उस जनरेशन का तो ख़त्म हो गया ना, जिसको एडवांटेज मिलना चाहिए था। और इसके अंदर कब्ज़ा किसी का, दावा किसी का, तो ये बड़ा कन्फ्यूजन। तो निफाज कानून के लिए फिर निफाज होना उसका ज़रूरी, जिसके अंदर आप भी कोशिश कर रहे हैं, और ऑम्बुड्समैन की एक लेयर आपने बनाई है जिसके अंदर इसका मज़ीद इम्कान बढ़ जाएगा। अच्छा, और निफाज किस अंदाज से होगा। अब आपने ये वीडियो बनाई, मैंने और आपने यहाँ तकरीर की, और जो फिगर्स अभी हैं, मैं चैलेंज करता हूँ
कि पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा फिगर है ख़वातीन का, करोड़ों में होने का इम्कान है जिनको विरासत के हुकूक़ नहीं मिलते। अच्छा, मगर जो नंबर मुतसिबीन के पास अभी तक आया, क्योंकि ये कानून आपका तकरीबन साल हुआ और पंजाब के अंदर तकरीबन 8-9 महीने हुए, तो अभी वो नंबर्स नहीं आए जो मैं समझता हूँ कि जो नंबर्स आने चाहिए, जितना डिप्राइव्ड ख़वातीन आएंगी, तो इसका प्रचार अब कैसे होगा। अच्छा जी, मलिका बुखारी साहिबा, आपने इतनी अच्छी वीडियो फिल्म बनाई, मगर ये अगर 2-4 मिनट की है तो हम रिक्वेस्ट करेंगे पैमरा से भी कि टेलीविज़न इसका प्रचार करे, इसको बार बार कहे। मैंने जब मुतसिब सदारत की ज़िम्मेदारी मेरे पास आई तो कई 5 मुतसिब मेरे साथ हैं, जिसके अंदर वुमेन ऑम्बुड्समैन है, कशमला तारिक साहिबा बैठी हैं, जिसके अंदर वफाकी मुतसिब ख़ुद हैं, फाइनेंशियल टैक्स ऑम्बुड्समैन है, इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन है और बैंकिंग ऑम्बुड्समैन है। इन 5 को मैंने ये कहा, इन्होंने कहा कि जी कोई टीवी वो बना दें, फिल्में हम इश्तहार दें। तो मैंने इनसे कहा सबसे अच्छा इश्तहार ये है कि जो आप फ़ैसले करते हैं उन फ़ैसलों की ख़बरियत का प्रचार किया जाए। अच्छा, और इसके अंदर मैं ये करता हूँ कि जो फ़ैसले मेरे पास आते हैं उसके अंदर मैं एक नोट डाल देता हूँ कि दिस इज़ प्रेस वर्दी या नोट वर्दी, इसको प्रेस में जा सकता है, और फिर मैं अपने प्रेस के मददगार जो मेरे हैं उनके ज़िम्मे कर देता हूँ कि फ़ैसला वो करते हैं। मैं फिर उसके बाद उसकी फ़िक्र नहीं करता हूँ। मैंने आज अगर 5 फ़ैसले किए तो 5 में से अगर 3-4 पे डाल दिया, या 10-15 फ़ैसले करता हूँ, कभी 30-40 फ़ैसले एक दिन में हो जाते हैं, तो मैं 5, 6, 7, 8 पर लिख देता हूँ, तो वो जजमेंट कर लेते हैं कि किसको प्रेस में दिया जाए। अब आप ये देखिए कि पिछले दिनों, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, पिछले दिनों एक फेडरल टैक्स ऑम्बुड्समैन नहीं वफाकी टैक्स ऑम्बुड्समैन का फ़ैसला आया कि एक साहब थे जिन्होंने 2333 रुपये का टैक्स वापस मांगा। उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर 2333 रुपये गलत लगा दिए। रिटायर्ड आदमी, 82 ईयर्स ओल्ड है। उन्होंने FBI ने उनका माना नहीं इस बात को। उन्होंने कहा कि जी आप टेलीफोन के बिल लाइए, वो टेलीफोन के बिल वगैरह ले गए। तो उन्होंने कहा नहीं, जो ओरिजिनल लेकर आओ, यू नो द ब्यूरोक्रेसी हाउ इट वर्क्स, ओरिजिनल लेकर आओ। अच्छा, वो होते 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 जनाब मुतसिब ने फ़ैसला किया उनके हक़ में, फिर मेरे पास भी अपील आ गई 2333 रुपये की। आप तसव्वुर करें कि जिन इदारों से ये अपीलें आ रही हैं उनको खुद ख्याल नहीं आया कि 2333 रुपये के लिए तुमने किस किस का वक्त ज़ाय किया है, स्टेट का वक्त कितना ज़ाय हुआ, सदारती निज़ाम के अंदर कितना वक्त ज़ाय हुआ। बट दैट बिकेम एन एग्जाम्पल टू टेल द ब्यूरोक्रेसी कि देखो ऐसा ना करो है, और उसकी खबरियत निकल आई। तो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ जो वुमेन ऑम्बुड्समैन यहाँ मौजूद हैं कि ख़बर तलाश करें। सबसे बेहतर एडवर्टाइजमेंट आगही के लिए ये ख़बर है जो अच्छा फ़ैसला आप करें। उसके बाद मैं समझता हूँ कि एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में वुमेन एम्पावरमेंट के अंदर तालीम का, बुखारी साहबा आपने ज़िक्र किया, तालीम बेइंतहा ज़रूरी है। और तालीम के अंदर यानी एक मल्टी फैक्टोरियल अटैक हम कर रहे हैं औरत के डिप्रीवेशंस के ऊपर है। यकजहती कैफियत नहीं है बल्कि हर तरफ से उसके अंदर तालीम का एक कैफियत है। तो आप ये देखिए कि इसको गवर्नमेंट ने इंसेंटिवाइज इस तरह से किया कि एहसास जो है वो पैसे देता है बच्चों की तालीम के लिए भी, जहाँ वो वैसे ग्रांट देता है तो बच्चों की तालीम के लिए भी देता है। तो बच्चों की तालीम के अंदर भी उसने फ़र्क डाला। जो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन आप फरो नसीम साहब जिसने आपका जिक्र किया कि जी औरत के लिए आइन इस बात की इजाज़त देता है कि ऐसे स्टेप्स लिए जाएं जिनको प्रोएक्टिव अंदाज से एनफोर्स किया जा सके। तो जब एहसास स्कॉलरशिप देता है तो लड़की के लिए ज़्यादा स्कॉलरशिप देता है, यानी अमाउंट पर मंथ ज़्यादा देता है ताकि लड़कियों को तालीम के सिस्टम के अंदर डाला जाए। इसी के साथ साथ एहसास स्कॉलरशिप देता है उन लोगों को जो कॉलेजेस में हैं। 50,000 स्कॉलरशिप पिछले साल दी, पाकिस्तान की तारीख़ में इतनी नहीं दी गई। उसके अंदर भी उसने जेंडर इक्वालिटी का एहतमाम किया है कि इसके अंदर भी बराबरी होनी चाहिए है। तो कभी पिछले साल तो ये भी हुआ कि फिर भी कुछ स्कॉलरशिप्स बच गई क्योंकि वो औरतें और ख़वातीन आगे नहीं आए। तो ये प्रोएक्टिव है काम जिसके अंदर तालीम के लिए हवाले से। उसके साथ साथ सेहत, औरत की सेहत होगी तो वो एम्पावर होगी। देखो हर एतबार से इस माशरे के अंदर हमको एक जहाद करना है
कि जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुमेन एम्पावरमेंट की बात इससे बड़ी क्या होगी कि उनकी जो शादी बीबी खदीजा से हुई, तो बीबी खदीजा वॉज अ बिजनेस वुमन। What more can be said about my religion कि शी वॉज अ बिज़नेस वूमन। और लिहाजा हम इनक्रेज करें अपनी ख़वातीन को कि बिज़नेस के अंदर आएँ, बिज़नेस के अंदर पार्टिसिपेशन करें। और अब आईटी के ज़रिए घर बैठे बैठे भी बहुत सारे बिज़नेस हो जाते हैं, मगर फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंदर भी ये काम अच्छा हुआ कि एहसास की फ़ंडिंग औरत के ज़रिए हुई ज़्यादातर। और इस फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंदर इस बात का भी इम्कान है कि जितनी फ़ंडिंग जाए अब उनके डिजिटल वॉलेट्स में जाए, ना कि कैश जाए, ताकि उनका कंट्रोल इसके ऊपर बेहतर हो। अच्छा, इसके साथ साथ मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि ख़वातीन के कॉलेजेस में जाएं, ख़वातीन यूनिवर्सिटीज़ में जाएं, सेशंस करें। ये जो ख़वातीन जो अब दुनिया के अंदर यानी काम करने के लिए भी निकलेंगी, इनको पता हो कि क़ानून क्या है, और इनको ये भी मालूम हो कि स्टेट आपके साथ खड़ी है। इस बात का इम्कान है, किसी ने बड़ा अच्छा सवाल ये किया, इस बात का इम्कान है कि जब उसके वालिदैन का इंतकाल हो तो भाई ये कहें कि तुम इसको गिफ्ट कर दो। तो ये बड़ी अजीब सा ज़माना है जिसके अंदर कमाल की बात है कि सिर्फ औरतें ही मोहब्बत करती हैं और भाइयों को गिफ्ट करती हैं। मैंने भाई कम देखे हैं जो औरतों को गिफ्ट कर रहे हैं, मगर मैं अपनी पर्सनल मिसाल आपको दे रहा हूँ कि आई हैव डन दी ऑपोजिट, जहाँ भाई ने इसका ज़्यादा एहतमाम किया है। तो लिहाजा माशरे के अंदर ये एक कल्चरल कंस्ट्रिक्शन है औरत के ऊपर कि जी गिफ्ट कर दो और ये होगा और तुम्हें हम इस तरह से हैंडल कर देंगे, कि औरत और लड़की अब इस झांसे में नहीं आए, इसको मैं झांसा कहता हूँ, इस झांसे में नहीं आए, अपने राइट को होल्ड करे और इंसिस्ट करे इस हवाले से। तो मैं समझता हूँ कि कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ बहुत अच्छा, मिसाल के तौर पर कोयटा के अंदर वुमेन यूनिवर्सिटी है, 20-30 हज़ार वहाँ ख़वातीन है, दे शुड बी इन्फॉर्म्ड कि ये तुम्हारा ये राइट है। अच्छा, इसका काम बहुत करना पड़ेगा। देखो, ये आप माशाल्लाह मेहनत कर रहे हैं, ये हुकूमत मेहनत कर रही है, मगर काम जो मुआशरे की मेन स्ट्रीम के मुखालिफ आप खड़े हो जाएं तो उन जो दरिया का बहाव है उसके आगे पैर जमा कर और बहुत सारे लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। तो उसके अंदर औरत बज़ात ख़ुद आपका सपोर्टर और सुतून बनता है, तो औरतें भी इसके अंदर अपना एहतमाम करें। अच्छा जी, दूसरे मैं डिजिटल इंक्लूजन की बात कर ली, मगर मैं कल्चरल एतबार से बड़ी अहमियत देता हूँ कि माशरा ख़ुद इसके लिए कैसे खड़ा होगा। तो लिहाजा ये भी ज़रूरी है कि टेलीविज़न के अंदर और ड्रामों के अंदर इस बात का प्रचार हो सकता है बड़ी आसानी से, यानी कैरेक्टर्स के ज़रिए यही बातें आ जाएंगी। यानी ड्रामे का जो मेन थीम है, कहानी है, वो चलती रहे, उसी कहानी के अंदर इस बात का भी एहतमाम हो जाए कि चंद अल्फाज इस हवाले से भी आए कि भाई ये तो हक़ है, ये तो हक़ दिया जा रहा है और पाकिस्तान के अंदर अब ये हक़ चल रहा है, तो उसको भी मत भूलिएगा। तो लिहाजा मीडिया बहुत अहम है, पता चले। ये चंद हज़ार जो एप्लीकेशंस आ रही हैं, करोड़ों की बात है ये मीडिया। मैं समझता हूँ फरोज़ नसीम साहब जब मुझसे गुफ्तगू कर रहे थे पहले भी, और जब हम इसकी बात कर रहे थे, तो हमें अंदाज़ा ये है कि ये करोड़ों तक जाएगी बात इसकी इम्प्लीमेंटेशन के बाद, और एक मरतबा एक कल्चर इस्टेब्लिश हो जाएगा तो यही चीज़ फिर अपने आप ही ज़वाल भी आ जाएगा इसका, कि आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी अदालतों की, क्योंकि ये मामला सिस्टम में आ जाए। फ़िलहाल तो सिस्टम में नहीं है, फ़िलहाल तो लोग खड़े हैं मुकाबला करने के लिए कि तुम्हें औरत को हम कैसे विरासत दें। नॉट ओनली हियर, आउटसाइड इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। जैसे टूनीशिया के एक साहब मुझे कह रहे थे कि जी हमारे यहाँ कैश दे दिया जाता है, हमारे यहाँ ज़मीन नहीं दी जाती। तो लिहाजा ये रेजिस्टेंसेस हैं जिनका मुकाबला करना है, क्योंकि उलमा यहाँ मौजूद हैं और इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल्स के अफराद भी यहाँ मौजूद हैं, क़िबला या साहब भी मौजूद हैं। मैं आपसे एक और गुजारिश करता हूँ, देखिए माशरे के अंदर कुछ पुराने एतबार से चीज़ें चल रही होती हैं, कुछ नई होती हैं। ये जो ब्लास्फेमी के एतबार से सियालकोट और खानेवाल के अंदर वाक़यात हुए, ये बड़े तकलीफ़देह हैं। ये उन लोगों की तरफ से हैं जो उसवे हसना से वाकिफ़ नहीं है, जो मेरे रसूल की इंसानों के साथ मोहब्बतों से वाकिफ़ नहीं है, जो मेरे रसूल की दरगुज़र करने वाली कैफियत से वाकिफ़ नहीं है, जो मेरे रसूल ने अल्लाह ताला के हवाले से भी ये बात की कि जो माफ़ करता है उसका दर्जा बहुत बुलंद है। तो ये गलतफ़हमी की बुनियाद पर भी कैफियत है। इस्लाम के अंदर कहीं रोड पर कोई ट्रायल इस तरह से नहीं हुआ,
कोई लिंचिंग की कैफियत तो इस्लामी तारीख़ में आप देख लीजिए हैं। और मुझे तो इस बात का ख़तरा है कि जो लोग इसके जुर्म के मुर्तकिब हुए हैं उनके क़यामत के दिन मेरे नबी उनके ख़िलाफ़ गवाही ना दें, ये बात, ये ख़तरा है मुझे। और ये यानी बग़ैर वो एक मेंटली डिरेंज्ड आदमी बेचारा जो जिसके अंदर इश्यूज़ थे साइकोलॉजिकल, उसके साथ ये वाक़या हुआ। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, एक तो हाथ जोड़ कर लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि ये जुल्म सड़कों पर मत करो, ये इस्लाम का तरीक़ा है ही नहीं। ये इस्लाम को गलत समझा के गली रास्तों के अंदर फ़ैसला कर लो इस तरह से, और मॉब के ज़रिए कर दो। तो लिहाजा मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि उलमा से फिर दरख्वास्त कीजिए कि जुमे के खुतबात के अंदर और अब की खुतबा जो जुमे का परसों आ रहा है उसके अंदर इस बात का मज़ीद प्रचार करें। और पिछले सियालकोट के इंसिडेंट के बाद भी आप लोगों ने कोशिश की है, मगर इसका क्योंकि इसके ये आसानी से चीज़ें रुकती नहीं हैं जब शुरू हो जाती हैं, और हम तो माइनॉरिटीज़ को के मामलात को प्रिजर्व करना चाहते हैं, एक ऐसी स्टेट बनाना चाहते हैं जो कायदे आज़म ने कहा कि सब बराबर हैं। और हम इस किस्म की, ये तो माइनॉरिटी के साथ भी वाक़या नहीं हुआ था, तो मुसलमान बेचारा डिरेंज्ड आदमी के साथ ये वाक़या हुआ। तो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि इस पाकिस्तान के अंदर अगर पाकिस्तान एक मजबूत कौम बनता जा रहा है, वो मस्जिद और मिंबर के बग़ैर नहीं बनेगा। जितना असर उलमा की गुफ्तगू के अंदर है और उलमा की सोहबतों के अंदर है, वो असर बहुत चीज़ों के अंदर कम है। तो हम उस स्टेज पर आ रहे हैं कि इन सब चीज़ों पर काबू पा लें। तो इंशाअल्लाह मैं मुबारकबाद देता हूँ इस कानून साजी के ऊपर, और मैं समझता हूँ कि मेरे अगले चंद महीने या पूरा साल इसमें लगना चाहिए कि इसकी आगही को हम हर अंदाज से बढ़ाने की कोशिश करें। सो थैंक यू द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ फॉर डूइंग स्प्लेंडेड वर्क। थैंक यू उलमा के आपने इसको लेकर चला, और ये हम अपने लिए कर रहे हैं, ये भी समझ, दुनिया के लिए हम नहीं कर रहे, हमें अपनों की फ़िक्र है ना। हमें सिर्फ ये फ़िक्र हो कि दुनिया क्या कहेगी, वो तो बात की बात है, हमें तो अपनों की फ़िक्र है, अपने यहाँ हम इंसाफ करें। शुक्रिया ख़वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम।